तो जी कैसे हो सारे, दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। सो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। एक लेक्चर हम ऑलरेडी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने आइटरेटिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार निकालनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार निकालनी है, वो हम समझ चुके हैं। रिकर्सिव एल्गोरिदम्स हमने अब तक नहीं समझी यार, किस प्रकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनकी निकाली जाती है, किस प्रकार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उनकी आप निकाल सकते हैं, तो वो हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। आइटरेटिव वाली गेम तो हमें पहले से ही क्लियर है, एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दें ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ किया था। और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे हमारे रिकर्सिव एल्गोरिथम के टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा, उसके द्वारा हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और फिर होमवर्क के अंदर हमने जो लास्ट 10 डे रिकर्जन चैलेंज किया था, हम हर वीडियो में जाएंगे, उसमें जो जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उस क्वेश्चन की, उस सॉल्यूशन की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम निकाल के कमेंट में पेस्ट करेंगे या फिर बताएंगे कि भैया मेरे को निकालना आ चुका है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई है। एक बार शुरू करते हैं बढ़िया से। हमने बात करी किसी एग्जाम्पल की, हमने बोला लीनियर सर्च में क्या था, हमें इतना याद है यार कि जैसे कि हमें सर्च करना था तो हम ऐसे फंक्शन लिखेंगे बूल, हमने बोला इसका नाम इज़ प्रेजेंट, ऐसा करके कुछ कुछ लिख दिया। यहाँ पे हमने एक एरे पास कर दिया इंट स्टार ARR, और यहाँ पे हमने उसका साइज भेज दिया n करके, ऐसे लिखा। हमने क्या बोला, फॉर एक लूप चलाया हमने, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n i प्लस प्लस, अगर तुम्हें एलिमेंट मिल जाए, यहाँ बताना पड़ेगा ना कौन सा एलिमेंट, हमने बोला इसका नाम है वैल्यू। हमने बोला इफ ARR ऑफ i इज इक्वल टू वैल्यू, तो इस केस में क्या रिटर्न कर दो, इस केस में तुम ऐसा करो 2 रिटर्न कर दो। ठीक है, और अगर नहीं मिला है तो उस केस में तुम फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, इस प्रकार हमने लीनियर सर्च करी थी यार कि जैसे मेरे पास कोई भी एरे अगर बड़ा हुआ है, अगर मेरे पास एक एरे है ये इस टाइप का, तो मैं क्या करता था, बहुत सिंपल गेम थी यार। मैं पहले ये चेक करता था क्या एलिमेंट यही है, फिर ये चेक करता था, फिर ये चेक करता था, फिर ये चेक करता था, ये ऐसे में हर एक एलिमेंट पे जाता था लीनियर सर्च केस में। तो मैंने एक लूप चलाया 0 से लेके इंडेक्स n-1 तक, और वहाँ पे चेक कर लिया, अगर मुझे वैल्यू मिल गई तो मैंने ट्रू पाथ रिटर्न कर दिया, अगर नहीं मिली तो मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया, है ना। तो इस केस में हमने कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार निकाली कि यार एक लूप है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, 0 से n-1 इंडेक्स तक चल रहा है। अच्छा, तो नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने हो गए, नंबर ऑफ कंपेरिजन तो n हो गए। ठीक है, तो मैं क्या बोल देता था कि इस केस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब बिग ऑफ n आ गई, n क्या है, n जो है वो एरे का साइज है या लेंथ है, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, फिर मैंने बोला अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं हम क्या करते हैं, हम देखते थे हम कौन सी स्पेस अपने लिए यूज़ करी है इस फंक्शन के द्वारा। तो मैं क्या देखूँ, मैंने यहाँ पे ये एक बना रखा है, यहाँ पे एक स्पेस यूज हो रही होगी। ठीक है, फिर मैंने करा ये सब तो इनपुट है, ये सब तो इनपुट है, इनकी चिंता मुझे करने की नीड नहीं है यार। तो मैंने इसके लिए मेमोरी यूज़ करी हुई है, तो मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट स्पेस यूज़ किया, मैंने O(1) बोल दिया। तो इस प्रकार हम यार कुछ कुछ किया करते थे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, और इसको डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो आपके सामने आ रही होगी, यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं न्यूटन स्कूल के बारे में। एक मिनट रुको, टक 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 करके आगे भाग जाना, इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आपके लिए, सुन के जाना। मैं बोलता नहीं कोई भी, आज बोल रहा हूँ तो सुन लेना। सो न्यूटन स्कूल इज एन टेक प्लेटफॉर्म जो कि आपकी सहायता करने वाले एक फुल स्टैक डेवलपर बनने में। अगले 6 महीने के अंदर इनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या करेंगे, आपको DS और जितने भी टेक्निकल कोर्सेज रिक्वायर्ड हैं एक डेवलपर बनने में, वो सबको सिखा दिए जाएंगे। और ये गारंटी करते हैं आपको एटलीस्ट 5 लाख पर एनम का पैकेज लगवा देंगे। उससे ऊपर बहुत लगवा सकते हैं, बट एटलीस्ट 5 तो है ही है। शुरू में कितने पैसे देने भैया, कुछ भी नहीं देना भैया। तो जब प्लेस्ड हो जाते हैं उसके बाद पैसे देने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैंने बोला अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप फ्रेश ग्रेड हैं, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं CS का नहीं हूँ भैया, मैं कॉमर्स का हूँ, मैं आर्ट्स का हूँ, कोई बात नहीं, तब भी चलेगा भैया। कब है टेस्ट, क्या होगा, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाके आपको रजिस्टर करना है। 17 जनवरी जो लास्ट डेट है रजिस्टर करने की। उसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट के अंदर जनरल एप्टीट्यूड के बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे, वो सॉल्व करने हैं, और आप अप्लाई करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली, जैसे कि मॉक इंटरव्यूज, असाइनमेंट, क्विजेज, लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट, पर्सनल मेंटरिंग, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको मज़ा डेफिनेटली आएगा। और कोर्स बहुत अच्छा, रजिस्टर कर देना, गिव अवे आने वाला है, गिव अवे के अंदर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाऊंगा, तो रजिस्टर पक्का करके आना, टेस्ट पक्का दे के आना, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने वाले। ठीक है, तो करना और मुझे बताना कैसा लगा। बाय बाय। अब हम बात कर रहे हैं रिकर्जन की। तो लीनियर सर्च वाला पार्ट हमने फटाफट जल्दी से निकाल दिया, क्योंकि हम पहले वो चीज़ें देख चुके हैं, बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं रिकर्जन की, या फिर हम बात कर रहे हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की। ठीक है, तो हमने जब रिकर्जन सीखा, हमने सबसे पहले क्या क्या एग्जाम्पल लिए थे, हमने एक तो फैक्टोरियल वाला एग्जाम्पल लिया था कि यार ये फैक्टोरियल है, और उसके द्वारा हमने रिकर्जन समझ लिया था। हमने उसके बाद वो पावर वाला एग्जाम्पल भी लिया था, है ना, एक्सपोनेंट वाला।
उससे भी हमने समझने की कोशिश की, हमने काउंटिंग वाला एग्जाम्पल भी लिया था, है ना, उससे हमने रिकर्जन समझने की कोशिश की थी। सबसे पहले लेक्चर की बात करूँ, रिकर्जन डे 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ से एग्जाम्पल उठा लूँ, लेट्स से हम फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, हम फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है ये तो बता दो। वैसे तो ये चीज़ ऑलरेडी हम पुराने वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप वो लेक्चर पहले देख के आएँ, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें। बट अगर मुझे इसको सिंपल शब्द में बताना हो तो मैंने बोल दिया इट इज़ बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड एज फंक्शन ऑफ, जो भी आपने इनपुट दिया वो उसका एक फंक्शन बना देंगे आप, बेसिकली एफ ऑफ एन। ठीक है, तो आपने बोला इट इज़ बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड एज फंक्शन ऑफ योर इनपुट, जो भी आपने इनपुट पैरामीटर दिया है उसके आधार पर आप बता देंगे कि यार कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इस एल्गोरिथम्स को। आपको कुछ एल्गोरिथम्स कंपेयर करनी है आपस में, तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज कंपेयर करते हैं, यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गंदी है। ठीक है, डिटेल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए आपको पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा। अभी हमने शॉर्ट टर्म की बात कर ली कि यार बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड एज फंक्शन ऑफ इनपुट, राइट, एज फंक्शन ऑफ एन। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब एक बार मैं अगर फैक्टोरियल कोड लिखूं तो इस प्रकार हमने कुछ लिखा था कि यार इंट फैक्टोरियल, हमने इसके अंदर एक इंटीजर भेजा और हमने बोला कि यार बेस केस क्या होगा, बेस केस क्या होगा कि यार जब भी इफ़ n इज इक्वल टू 0 तो इस केस में रिटर्न 1 कर देना। बहुत बढ़िया। और सेकंड हमारा क्या था, हमने बोला रिकर्सिव कॉल क्या होगी, रिकर्सिव कॉल क्या होगी कि यार रिटर्न n स्टार फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक सिंपल सा कोड लिख लिया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था ये। एक हमारा बेस केस था इसके अंदर, एक हमारी रिकर्सिव कॉल थी। बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, लेट्स से मैंने आपको बोला कि मुझे इस रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दो, बताओ मुझे। आपने बोला भैया मुझे ये वाली तो आती थी यार, जिसके अंदर मैं आइटरेटिव प्रोग्राम में निकालता, लूप देख के निकाल लिया करता था, मेरे लिए तो आसान था वो। 2 लूप होते थे एन तक चलने वाले, 0 से लेके, तो मैं n² बोल देता था, इस प्रकार करता था। बट ये जो है रिकर्सिव वाला है, यहाँ थोड़ा समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला कुछ भी नहीं है दोस्त, सबसे पहले ट्राई करो एक इक्वेशन लिखने का जो कि बेसिकली रिकरेंस रिलेशन है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक लॉजिक होगा ना, एक रेकरेंस रिलेशन आप लिख के दिखाओ। तो आपने बोला ठीक है भैया, तो मुझे आता है। अगर मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि यार n स्टार फैक्टोरियल ऑफ n-1, ये लो लिख दिया रिकरेंस रिलेशन। मैंने बोला बहुत बढ़िया, इसको यूज़ करेंगे, अभी थोड़ी देर में यूज़ करेंगे। अब चलते हैं वापस ऊपर। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मुझे ओवरऑल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, अगर मुझे ओवरऑल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो किसके बराबर होगी, कंपोनेंट में तोड़ लेंगे इस प्रोग्राम को। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहला कंपोनेंट है ये, यहाँ पे क्या इफ कंडीशन लगी हुई है, बेस केस है, तो कुछ कांस्टेंट टाइम यहाँ पर लग रहा होगा यार, कुछ कांस्टेंट टाइम यहाँ पर लग रहा होगा। लेट्स से इसको मैंने बोल दिया k1, कुछ k1 टाइम इसमें लग रहा है। ठीक है, एक कंडीशन है ना बस, तो मैंने बोला k1 प्लस हो गया भाई। फिर मैंने क्या बोला कि यार देखो यहाँ रिकर्सिव कॉल के अंदर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैंने बोल दिया k2। ठीक है, यहाँ k2 टाइम लग रहा होगा। बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला यार ये इफेक्ट ऑफ n-1, अरे यही तो था यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला कितना टाइम लग रहा है, अगर ओवरऑल में t ऑफ n लग रहा है तो इसमें कितना टाइम लगेगा, t ऑफ n-1। बहुत बढ़िया, t ऑफ n-1। ठीक है, तो ये हमने जस्ट अभी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक रिलेशन बना लिया, एक सेटअप कर लिया रिलेशन को। इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल सकती है, निकल जाएगी या नहीं निकलेगी बात है, निकल सकती है ऐसा लग रहा है मुझे। अब मैंने क्या बोला कि इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको k बोल लो, t ऑफ n इज इक्वल्स टू ये 2 कॉन्स्टेंट प्लस करके और नया कॉन्स्टेंट लिख दिया k प्लस t ऑफ n-1। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक करूँ, अगर t ऑफ n से ये रिलेशन बन रहा है तो t ऑफ n-1 का रिलेशन क्या बनेगा, t ऑफ n-1 का k प्लस t ऑफ n-2। बहुत बढ़िया। ऐसे t ऑफ n-2 का क्या बनेगा, k t ऑफ n-3। बहुत बढ़िया। इसको ऐसे नीचे ले जाऊँ अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा, t ऑफ 1 क्या बनेगा, k प्लस t ऑफ 0। और t ऑफ 0 क्या है, t ऑफ 0 क्या है, ध्यान से देखो, t ऑफ 0 तो बेस केस है, तो k1 के इक्वल है। ओके ओके ओके, तो ये k1 के इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे प्लस कर दूँ, इस पूरे को ऐड अप कर दूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा। लेट्स सी, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये यहाँ से ये इससे कट जाएगा, और आपका बचा क्या, सिर्फ k बचा हुआ है यहाँ पर, और ये k1 बचा है, और ये t ऑफ n बचा है। तो हमारा क्या दिखा हमें, क्या यहाँ आ गया t ऑफ n। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का देखूँ तो ये कितने n टाइम्स है ना। कैसे पता लगा, देखो n से आप 1 तक आ गए यहाँ पर,
तो ये n टाइम्स है, तो यहाँ पे k बचा है और ये n टाइम्स है, तो आंसर क्या आ गया n स्टार k और प्लस आपका ये k1 बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू के एन प्लस के वन। मैंने क्या बोला कि यार ये तो कांस्टेंट है ना, इसको नेगलेक्ट कर दो, क्या आ गया टी ऑफ एन इक्वल्स टू के एन। ठीक है, मैंने बोला ये तो कांस्टेंट है, इसको नेगलेक्ट कर दो, टी ऑफ एन क्या आ गया एन आ गया। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई बिग ओ ऑफ एन। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि दोस्त फैक्टोरियल है कोई, फैक्टोरियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो, तो आप बोलोगे फैक्टोरियल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ओ ऑफ एन, इस प्रकार। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमसे कोई पूछेगा कि भाई फैक्टोरियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे रिकर्सिव प्रोग्राम की, तो हमें समझ में आ गया, हमने एक रिलेशन क्रिएट कर लिया था और हमने उसको जो है यहाँ रिलेशन क्रिएट किया था उसको हमने बस ऐड अप कर दिया इन सारे सब कॉम्पोनेंट्स को और हमारा ये आंसर आ गया था। इसको हमने तोड़ लिया, इसको हमने तोड़ लिया और हमें पता लगा कॉन्स्टेंट नेगलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ कॉन्स्टेंट नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर जो एन आ गया, ऑफ एन, बिग ऑफ एन आ गया। ठीक है, अगर आपको याद हो फैक्टोरियल के बाद हमने एक और एल्गोरिथम पढ़ी थी लेक्चर 3 के अंदर, जो कि बेसिकली बाइनरी सर्च थी, राइट, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च का लॉजिक अगर आपको याद नहीं, देखो मैं बता देता हूँ। मैंने क्या बोला था कि यार ये एक एरे होगा, ये एक एरे होगा, ठीक है, इसमें आप कोई मिड एलिमेंट निकालते हो, इसमें आप कोई मिड एलिमेंट निकालते हो और उसके आधार पे आप देख लेते हो कि यार यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है, मतलब एक पार्ट में जाना है, फिर उस पार्ट में जाते थे, फिर एक मिड एलिमेंट दोबारा निकालते थे, फिर बोलते थे कि यार यहाँ नहीं जाना, इस पार्ट में जाना है। तो हर आइट्रेशन में आपका जो एरे था वो जो है वो हाफ हो जाता था। ठीक है, अगर पहले साइज n था तो यहाँ n/2 साइज होता था, फिर यहाँ n/2 का तो n/4 साइज होता था, फिर यहाँ पे n/8 साइज होता था, इस प्रकार। ऐसे आप कुछ कुछ बाइनरी सर्च में खेला करते थे। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद होगी। तो मैंने क्या बोला कि यार ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार बाइनरी सर्च का कोड निकालो। चलो लेक्चर नंबर हम चलते हैं रिकर्जन डे 3 पे। यहाँ पे हमने किया हुआ ये रहा बाइनरी सर्च। ठीक है, कोड हमको दिख रहा है यहाँ पे कि इसको थोड़ा साफ सुथरा करते हैं, ये हटा देता हूँ, कोई नीड नहीं है इसकी, इसकी भी कोई नीड नहीं है। ठीक है, और फिर मैंने क्या बोला, इसकी भी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये मेरा कोई बेस केस है, ये मेरा कोई बेस केस है। चलो मैं इसका फंक्शन बनाना शुरू करता हूँ, मैं इसका कोई फंक्शन बनाना शुरू करता हूँ। मुझे अभी तक यहाँ पे जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा है, इससे ये समझ में आ गया कि यार जो मेरा फंक्शन है ना, फंक्शन वो किस पे डिपेंड करता है, वो कुछ कुछ प्रोसेसिंग होती होगी XYZ। ठीक है, साथ ही साथ एक फंक्शन कॉल जाती होगी हाफ पार्ट के लिए। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हाफ पार्ट के लिए जा रही है, आप मिड प्लस वन से एंड के लिए जा रहे हो और यहाँ पे एस से मिड प्लस वन के लिए जा रहे हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक कॉल एग्जीक्यूट होगी। तो आपको समझ में आ गया कि यार ऐसा कुछ कुछ होने वाला है कि एफ ऑफ एन किसके ऊपर है, कुछ XYZ चीज़ हो रही है, कुछ कॉन्स्टेंट प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पे आप एफ ऑफ n/2 में जा रहे हो, यानी एक पर्टिकुलर एरे के लिए आप उसके हाफ में जा रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, रफ आइडिया में पता लग गया कि हाँ बाइनरी सर्च में ऐसा कुछ कुछ होता है। मैंने क्या बोला, इसका टाइम निकालते हैं यार, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, टी ऑफ एन किसके इक्वल होगी। मैंने बोला लाइन नंबर 17 से 18 ये एक बेस केस है, इसको मैंने नाम दे दिया K1। K1 कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है इसमें, प्लस मैंने बोला यहाँ हम मिड कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसको मैंने बोल दिया कि मान लो K2 कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ कांस्टेंट, फिर दोबारा इफ कंडीशन है, कुछ हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें, K2 कॉम्प्लेक्सिटी। फिर मैंने क्या बोला, ये तो रिकर्सिव कॉल है भाई, ये तो मेरी रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव कॉल के मुझे पता है क्या है, एफ ऑफ n/2, तो ये क्या आ गया टी ऑफ n/2। बहुत बढ़िया, इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल कर लिया, इसको मैंने k बोल दिया, तो ये क्या बन गया टी ऑफ n इज इक्वल्स टू k प्लस टी ऑफ n/2। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई यार, ऐसा कुछ कुछ है। हमने क्या किया कि यार इसको थोड़ा सा ना और ब्रेक कर लेते हैं। अगर टी ऑफ n इक्वल्स टू k प्लस टी ऑफ n/2 है तो टी ऑफ n/2 क्या होगा, इज इक्वल्स टू k प्लस टी ऑफ n/4, राइट। इसी को थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं, टी ऑफ n/4 क्या होगा, इज इक्वल्स टू k प्लस टी ऑफ n/8। ठीक है, ऐसे करते करते नीचे आ जाएंगे, ऐसे करते करते नीचे आ जाएंगे। ठीक है, कि यार टी ऑफ 2 क्या होगा, टी ऑफ 2 इक्वल्स टू k प्लस टी ऑफ 1 हो गया। ठीक है, और टी ऑफ 1 का मतलब क्या है, सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट के केस में आप बस अपना सिंगल कंपैरिजन करोगे, लेट से यहाँ पे k आ गया। बहुत बढ़िया, मैंने ये बोला कि दोस्त इन सबको ना ऐड अप कर दो, इन सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो आपको क्या दिखा,
ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ऐसे यहाँ एक इससे कट गया होगा, ये कट गया होगा, ये कट गया होगा। तो एट द एंड यहाँ पे क्या आ गया, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ के बचा है। मैंने बोला ये के बचा हुआ है, मैंने बोला कितनी बार है ये मैंने बोला ए टाइम्स है जी, टोटल ए बार आ रहा है जी आपका के। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए स्टार के, ये आ गया। बट हमें अभी ये नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है। मैंने क्या बोला अभी निकाल लेते हैं इसको अभी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला कि यार सिंपल है, पहले आपका n था, इसको आपने छोटा करके n/2 साइज का एरे कर लिया, फिर n/4 साइज का एरे कर, फिर n/4 साइज का एरे कर लिया, फिर n/8 साइज का एरे कर लिया। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाओ जब तक आपका साइज 1 नहीं हो जाता। अगर आपने हमारी बाइनरी सर्च की वीडियो देखी है तो इस पूरे को हमने जब सॉल्व किया था, हमें याद आ रहा है कि हमने बोला कि n/2 = a = 1 होगा, और यहाँ से हमने निकाल लिया था कि यार a = log ऑफ n आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया ये, तो आपने हमारी बाइनरी रिसर्च की वीडियो नहीं देखी है, उसका टाइटल होगा बाइनरी रिसर्च एक्सप्लेन्ड, ऐसा करके उसमें थंबनेल में लिखा होगा, और वहाँ पर हमने a की वैल्यू ये निकाल ली थी। अगर इसी को हम यहाँ पर डाल दें तो क्या हो जाएगा, t ऑफ n = k log n, ऐसा। फिर हमने क्या बोला कि k तो यार कॉन्स्टेंट ही नेगलेक्ट कर दो, तो क्या हुआ ये log n। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई o ऑफ log n। तो आपसे को बोलेगा पानी रिसर्च के रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आप बोलोगे log n। वो पूछेगा कैसे है, आप बोलोगे ऐसे है जी, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये कोई चीज़ है। इसमें ये हो सकता है कि आपको ये समझ ना आया हो कि ये कैसे है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपने हमारी बाइनरी रिसर्च की वीडियो नहीं देखी है, आप उसको देखिए, उसको उसके बाद आपको याद आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के ऊपर बेस्ड एक और एल्गोरिथम है यार, कहीं ना कहीं सेम ही मैच करता है। मर्ज सॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हमने अभी आई थिंक 4th या 5th लेक्चर में मर्ज सॉर्ट करी थी, जहाँ पर हम बेसिकली क्या करते थे, स्टेप्स को अगर हम लिस्ट डाउन कर लें एक बार, तो हमें इतना पता है कि यार एक ना एरे होता था स्टार्टिंग में। ठीक है, हम क्या करते थे, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते थे। इस एरे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि यार ये इसका एक पार्ट हो गया, ये इसका एक पार्ट हो गया। फिर रिकर्जन जो है इन दोनों पार्ट को सॉर्ट कर देता था। हम क्या करते थे, उसके बाद एक नया एरे बनाते थे, उसमें इनको मर्ज कर देते थे। ठीक है, और फिर जो मर्ज होके आया है उस पूरे को हम मेन वाले में कॉपी कर देते थे। ठीक है, स्टेप्स एक बार लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएंगे। स्टेप्स क्या क्या थे, हम सबसे पहले ब्रेक कर देते थे 2 एरेज में। मैंने बोला एक लेफ्ट है और एक राइट है। फिर मैंने क्या बोला कि इन दोनों को मैं रिकर्जन के द्वारा सॉर्ट कर देता था, इन दोनों को मैं रिकर्जन के द्वारा सॉर्ट कर देता था, लेफ्ट को और राइट को। फिर मैं एक नया एरे निकालता था, एक न्यू एरे बनाता था जिसमें इसको मर्ज कर देते थे, और फिर क्या करता था, कॉपी करता था इस न्यू एरे के कंटेंट को किसके अंदर, ओरिजिनल एरे के अंदर। यही तो करता था मर्ज सॉर्ट के अंदर में, यही तो करता था। अब मैंने वहाँ पे आके आपको ये तो बोल दिया कि यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, पर कैसे है ये तो नहीं पता हमको, ये हम निकाल के देख लेंगे। ठीक है, तो हमें ये 4 स्टेप्स पता लग गए। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दो मर्ज सॉर्ट की। आपने बोला ठीक है। अगर हम कोड को देखिए हमें क्या समझ में आता है, मर्ज सॉर्ट के लिए सबसे पहले हम ये बेस केस चेक कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला इसकी लेट से कुछ कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी k1। चलो, फिर हमने ये मिड निकाला है, इसकी मैंने बोला कुछ कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी k2। ठीक है, चलो, फिर मैंने क्या बोला कि हम लेफ्ट पार्ट सॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर फुल एरे n साइज का है यहाँ पर, तो लेफ्ट पार्ट क्या होगा n/2 का, तो यहाँ पर t ऑफ n/2 आ गया लेफ्ट पार्ट के लिए। सेम इसी प्रकार हमने यहाँ राइट पार्ट सॉर्ट किया है, तो हमने एक और t ऑफ n/2 लिख दिया ये राइट पार्ट के लिए। ठीक है, फिर मैंने बोला कि इन दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज के अंदर 2 चीज़ें थी यार, आप एक बार तो कॉपी कर रहे थे वैल्यूज, एक बार आप मर्ज कर रहे थे। ठीक है, 2 चीज़ें 2 स्टेप्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर कि आप एक बार मर्ज कर रहे होंगे, एक बार कॉपी कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब मर्ज करोगे इन दोनों चीज़ों को मतलब लेफ्ट और राइट वाले पार्ट को, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बोला k3n ले लो यार। ठीक है, k3n ले लो। ठीक है, टोटल n साइज का सारे मर्ज करो ना, और फिर आपने कॉपी करा उस पूरे एंटायर एरे को आपके ओरिजिनल एरे में। मैंने बोला इसको k4n ले लो, तो आपने क्या बोला कि यार ये हो गया k3n और ये हो गया k4n, ऐसे करके आप लिखते जा रहे हैं। मैंने बोला कांस्टेंट है, k लिख लो, ऐसा करो। फिर मैंने बोला इसको लिख लो 2t n/2 लिख लो। बहुत बढ़िया, यहाँ n कॉमन ले लो, ये हो गया k3 प्लस k4। इसको ऐसा करो k5 लिख लेना, k प्लस 2t n/2, इसको आपने लिख दिया n k5। अब मैंने बोला यार ये कांस्टेंट तो है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू थोड़ी है।
तो आपने लिख दिया टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस ये n/k5, ऐसा करके आपने लिख दिया। मैंने बोला इसको हम सॉल्व कर लेंगे यार, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इक्वेशन तो आ गई है, इसको सॉल्व करने के बाद ट्राई कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा कि यार टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2t(n/2 प्लस n/k5। अब ये 5 लिखने का मेरा मन नहीं बार बार, तो मैंने लेट से इसको n/k लिख लिया, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। ठीक है, K1 K2 K5 K4 K लिख दिया, क्या हो गया, कांस्टेंट में चिल मारो, कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कांस्टेंट है वो, इसीलिए दो। ठीक है, तो हटा दो इस चीज़ को। हमने क्या बोला, अब हमने क्या लिखा कि टी ऑफ n/2 लिख देते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा 2t(n/4), और ये क्या हो जाएगा n/2k। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपने लिखा टी ऑफ n/4, वो क्या हो जाएगा 2t(n/8), और ये हो गया n/4k। ऐसे करते करते आप नीचे तक आ गए यार। ठीक है, यहाँ पे आपका टी ऑफ 1 आ गया, मैंने बोला इक्वल टू के हो गया ये। अब आपने क्या किया यार, यहाँ तो 2 लगा हुआ है, वही तो सिंपल है, तो मैंने बोला पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4t(n/4 प्लस n/k। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भैया 4 आ गया, ये तो सिंपल है, मैंने बोला पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आ गया 8t(n/8 प्लस n/k। अब अगर आप इन पूरे को देखेंगे तो ये भैया इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो ऐसे ही सब कुछ कटता जाएगा। ये हाँ इससे कट जाएगा, यहाँ पे ये किससे कट जाएगा। तो एट दी एंड इन पूरे को सम करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन के बचा है, एन के बचा है, एन के बचा है, और ये कितने टाइम्स है, मैंने बोला लेट से ए टाइम्स है, लेट से ए टाइम्स है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एन की कॉल थी, n/2 की कॉल थी, ये n/4 की कॉल थी, ऐसे करते करते आप n तक आए हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट n की कॉल थी, n/2 की कॉल थी, n/4 की कॉल थी, ऐसे करते करते आप 1 तक आए हैं। मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाया, ये वाली चीज़ हम बाइनरी सर्च में ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार हम सॉल्व कर लिया करते थे, और हमारा ए जो है वो log n टाइम्स आ जाता था। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मुझे दिख रहा है ये ए टाइम्स है मल्टीप्लाई क्या एन के कुछ जो है वो इतने टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि यार टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, ठीक है ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं हटा सकता हूँ, तो ये क्या आ गया ए एन, ये है ए की वैल्यू क्या है log n मल्टीप्लाई एन, क्या आंसर आ गया n log n। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n। तो अब अगर आपसे कोई पूछे मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n कैसे आ रही है, तो आप बता सकते हैं। आपके लिए वो चीज़ बतानी बहुत आसान हो चुकी है, आपको ये सॉल्व करना आ चुका है। ठीक है भैया, ऐसे ऐसे करके निकाल लिया, और बाद में एक ही वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, ऐसे ऐसे, डन है, बहुत बढ़िया। अब आपको ये चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी, आपको लग रहा होगा हाँ भाई आसान तो है, आसान तो है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, और हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल के ऊपर। मैंने क्या बोला कि हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, हमारा अगला एग्जाम्पल है, हमने बोला कि यार फिबोनाची सीरीज उठा लेते हैं एक बार। फिबोनाची सीरीज हमने उठा ली। मैंने बोला कैसा कोड था इसका, आपने बोला भैया आसान था, कुछ खास मुश्किल तो नहीं था। हमने क्या बोला था कि यार ये कुछ मेरा ऐसा ऐसा आ गया, यहाँ मैंने ये कुछ इंट n लिख दिया, फिर मेरा कोई बेस केस होता था यार, इफ़ n इज इक्वल टू 0 या फिर n इज इक्वल टू 1, तो उस केस में क्या करना था, जो भी था वो रिटर्न कर दो। और वैसे हम क्या बोलते थे, रिटर्न कर दो फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, और ये बंद हो गया भैया। ये जो था मेरा बेस केस था, ये था मेरा रिकर्सिव कॉल था। इस प्रकार हम कुछ कुछ फंक्शन लिखते थे। इसको हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे कर पाएंगे। आपने बोला कि भाई ठीक है सिंपल लग रहा है, मैंने क्या बोला टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, इसको मैंने कुछ बोल दिया कि यार ये कुछ के कांस्टेंट टाइम ले रहा है, बढ़िया। फिर आपने बोला कि यार ये कुछ ऐड कर रहे हो, ऐसा करो इसको भी कुछ कांस्टेंट टाइम दे दो, इसको k1 बोल दो, इसको k2 बोल दो। फिर आपने बोला कि यार ये कुछ फंक्शन कॉल है n-1 की, और ये कुछ फंक्शन कॉल है n-2 की। ये क्या आ गया k प्लस टी ऑफ n-1 टी ऑफ n-2। ठीक है, तो अब मैंने अगर इसको सॉल्व करने का ट्राई किया तो ये क्या है, टी ऑफ n इज इक्वल्स टू k प्लस टी ऑफ n-1 प्लस टी ऑफ n-2। अब मैंने इसको आगे क्या लिख लिया, n-1 क्या हो गया k टी ऑफ n-2 और टी ऑफ n-3।
फिर n-2 निकाला, n-3 और ये n-4। ऐसे करते करते जब मेरा T(1) आएगा तो वो जो है मेरा बेस केस है, और बेस केस को मैंने K1 बोला हुआ है। तो T(1) आए या T(0) आए, दोनों केस में मैं K1 बोलने वाला हूँ, K1 भाई। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं इस पूरे को ऐड अप कर दूँ तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, फिर ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये इससे कट जाएगा, है ना, ऐसे ये कट गया हुआ। पर यार ये वाली कॉल तो बच रही है, ये वाली कॉल कैसे काटे, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा यार। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, यानी इस तरीके से हमारे से नहीं हो पाएगा, कोई और तरीके सोचे। इस तरीके से सॉल्व होता है नहीं होता, ये आपको देखना है एक बार होमवर्क से, कैसा हो सकता है क्या, ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने बोला कि चलो हो सकता है पर बहुत मुश्किल है, मैं एक और तरीका बताता हूँ, उससे आसानी से हो जाएगा। चलो, हमने क्या बोला कि चलो इसका रिकर्जन ट्री बनाते हैं। अगर मुझे याद हो तो n के केस में कॉल कहाँ जाएगी, n-1 पे जाएगी और n-2 पे जाएगी। फिर n-1 के केस में कहाँ जाएगी, n-2 पे और n-3 पे। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाओगे, जब तक आपकी 1 या 0 पे नहीं आ जाती कॉल, ठीक है, क्योंकि 1 और 0 हमारे बेस केस है, राइट। यहाँ पे देखो, ये रहा 1 और ये रहा 0 बेस केस। तो इस प्रकार हमने ये कुछ एक ट्री बना लिया है, और मुझे क्या पता है कि हर एक नोड जो है वो 2 नोड को कॉल करने वाली है, क्योंकि अगर ये 3 है तो ये 2 को और 1 को कॉल करेगा, 4 है तो 1 कम यहाँ और 2 कम यहाँ, यानी कि 3, तो इस प्रकार कॉल करेगा, है ना। तो मुझे इतना तो एक आइडिया है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे ओवरऑल टाइम निकालना हो तो मैं किस प्रकार निकाल पाऊंगा। अगर मुझे ओवरऑल इस फिबोनाची सीरीज वाले फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे निकाल सकते हैं यार, मैंने बोला अगर हर एक सिंगल नोड अगर ईच नोड जो है वो लेट से k टाइम ले रही है, ईच नोड लेट से k टाइम ले रही है, तो आपका टोटल टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, बेसिकली k मल्टीप्लाई टोटल नोड्स, राइट, इसके इक्वल आ जाएगा। बस ये तो निकालना है। एक बार हमने ये निकाल लिया k इंटू टोटल नोड, तो हमें पता जाएगा टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो मुझे क्या समझ में आता है कि यार पहले वाले केस में एक नोड है पहले लेवल पे, दूसरे लेवल में ये 2 नोड हैं। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे लेवल पे जाऊं तो यार 2 बच्चे तो इसके हो गए, 1 और 2, फिर इसके भी 2 होंगे, ऐसे करते, ठीक है। ऐसे ही मैं अगले लेवल पे जाऊंगा तो हर किसी के 2 बच्चे होते जाएंगे, इसके 2 बच्चे हैं जी, इसके 2 बच्चे हैं जी, इसके 2 बच्चे हैं जी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड लेवल पे 4 नोड, अगले लेवल पे 8 नोड, अगले लेवल पे ऐसे करते 16, अगले लेवल पे 32, ऐसे बढ़ता जा रहा है 2 के मल्टीपल में, है ना। तो आपने क्या बोला, लास्ट लेवल पे कितने नोड होंगे, 2 की पावर समथिंग। अगर मैं ध्यान से देखूँ ये क्या है, ये है 2 की पावर 0, फिर ये क्या 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे करते करते लास्ट में मैंने बोला क्या है 2 की पावर n, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर कायदे से हम देखेंगे तो ऐसा होगा नहीं यार, क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी कोई कॉल मारेंगे, जैसे 8 की कॉल मारी आपने, तो क्या गया 7 पे गया, फिर ये 6 पे गया, ये 6 पे गया, 5 पे गया, ये 5 पे गया, 4 पे गया, फिर इस प्रकार ये जाएगा 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, ऐसे करके ये पूरा लंबा यहाँ तक गया हुआ है। बट यहाँ पे क्या होगा, 4 है, ये 3 पे क्या होगा और ये 2 पे क्या होगा, ये 1 पे क्या होगा यहाँ पर, और अच्छे से बनाते हैं इसको, ये यहाँ पे 1 पे क्या होगा और ये यहाँ पे 0 पे क्या होगा। तो बेसिकली ये वाली जो डेप्थ होगी आपकी यहाँ पे रिकर्जन की, ये n डेप्थ है ना, क्योंकि आप ये देखो यहाँ 1 है एंड में और यहाँ पे जो भी आपका n है, और ये वाली डेप्थ आपकी जो है वो n/2 है। बट हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट से हम एज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट वाले लेवल में इस प्रकार है कि भाई सबके 2 बच्चे हैं। जब सबके 2 बच्चे हैं तो लास्ट वाले लेवल में कितने बच्चे आ जाएंगे, टोटल 2 की पावर n आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर अब मैं टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने बैठूँ तो क्या आ जाएगा भाई, 1 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर n तक, बेसिकली 2 की पावर n + 1 - 1, ऐसा कुछ आ गया। अब मैंने बोला मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया, वो तो हम देख चुके थे अभी, बेसिकली k मल्टीप्लाई 2 की पावर n + 1 - 1। मैंने बोला यार नोड ये जो कॉन्स्टेंट है इसको हटाओ यार, फिर क्या बचा, k मल्टीप्लाई 2 की पावर n + 1। मैंने बोला कैसे लिख सकता हूँ इसको, k मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। मैंने बोला कॉन्स्टेंट है, हटा दो यार, ये क्या है k मल्टीप्लाई 2 की पावर n, मतलब कॉन्स्टेंट है, हटा दो यार, क्या बचा सिर्फ 2 की पावर n। तो मेरा आंसर क्या आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल आ गई यार। तो इसका मतलब जो मैं फिबोनाची वाला फंक्शन लिख के बैठा हूँ ऊपर अभी, जस्ट आपने देखा ये वाला,
तो इसके केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था ना ये वाली चीज़ कि k मल्टीप्लाई टोटल नोड, तभी मैंने यहाँ पे k मल्टीप्लाई टोटल नोड कर दिया। तो हमारे इस केस में एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जो कि बहुत ही घटिया होती है, बहुत घटिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लिए यार। हमने अब तक देख लिया कि यार सबसे पहले मैंने फैक्टोरियल पढ़ा था हमारी इक्वेशन सीरीज़ में। तो फैक्टोरियल भाई साहब हमने कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली, ओ ऑफ एन निकाल दी। हमने उसके बाद बाइनरी सर्च लिखा, बाइनरी कॉम्प्लेक्सिटी हमने ओ ऑफ लॉग एन निकाल दी। उसके बाद हमने मर्ज सॉर्ट पढ़ा, मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हमने ओ ऑफ एन लॉग एन निकाल दी। उसके बाद हमने फिबोनाची देखा, फिबोनाची कॉम्प्लेक्सिटी हमने ओ ऑफ बिग ऑफ टू गिवर एन निकाल दी। और ये सारी जो हमने रिकर्सिव कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, रिकर्सिव कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है। जब हमने फंक्शंस लिखे थे रिकर्जन के द्वारा, उनको सॉल्व करके हमने ये कॉम्प्लेक्सिटीज निकाली है। ठीक है, आपको दो तरीके पता लग गया यार आज के टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के। पहला तो आप ये वाले जो फंक्शन वाला तरीका निकालते हैं ना, ऐसे हम एक रेकरेंस लिखते हैं, उसको ऐसे ऐड अप करके सॉल्व कर लेते हैं। एक तरीका तो आपको ये वाला आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका आपको ये रिकर्जन ट्री वाला भी आ चुका है। तो ये दो तरीके आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के आ गए यार। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, कुछ थ्योरम्स भी होते हैं, इनका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। बट अभी के लिए इतना ठीक है, हमारा काम हो जाएगा इतने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो गेम है वो सॉर्टेड है। यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो गेम है वो सॉर्टेड है। दो चीज़ें यार होमवर्क में यहाँ पे, पहला हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं रिकर्जन में, 10 डे सीरीज थी हमारी। तो जितने क्वेश्चन पेंडिंग हैं, जितने क्वेश्चन की हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं निकाली है, वो सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालनी है खुद जाके। ठीक है, चाहे वो परमिटेशन हो, चाहे वो रैटिनमेज वाला हो, चाहे वो सब सीक्वेंस सबसेट वाला हो, आपको सारे के सारे पिछले 10 वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन किए उन सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है होमवर्क में। सेकंड, यहाँ पर मैं ये कोड स्टूडियो का एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर पूरा बता रखा है, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी दे रखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, और ये बहुत सारे एमसीक्यूज आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इन एमसीक्यूज को भी आपको सॉल्व करना है। इसमें दोनों के दोनों चीज़ें यार, आइटरेटिव वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन भी हैं और साथ ही साथ रिकर्सिव वाले भी हैं। तो आपको कोड स्टूडियो पर जाना है, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप सारे के सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट हो गया। अब हम बढ़ेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की और। चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए आपको फिर दोबारा पुराने वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, हम पहले वो बना चुके हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा डेफिनेशन पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिंपल बोल देंगे यार, बेसिकली इट इज स्पेस रिक्वायर्ड एज फंक्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, जो भी आपका इनपुट पैरामीटर होगा उसके आधार पर आप एक स्पेस का एक्सप्रेशन बना देंगे। हाँ यार ये लीनियर है, हाँ ये इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने देखा था ना यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर के यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर हो सकती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एक्सपोनेंशियल हो सकती है। ऐसे करके आपका कुछ एक वेल डिफाइंड पाथ आपको दिख रहा था ग्राफ के अंदर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला केस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आपका प्रोग्राम जो है वो कुछ भी ऐसे मेमोरी यूज़ कर रहा हो, और उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना शायद हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक है, ऐसे करके मान लो, ऐसे करके ऐसे चला गया, हमें नहीं पता ना क्या एक्सप्रेशन होगा इसका क्या निकालूँ मैं इसमें। तो हम क्या बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यार, कि बेसिकली इट इज़ मैक्सिमम स्पेस रिक्वायर्ड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कि यार यहाँ इस ग्राफ के अंदर जो भी मैक्सिमम स्पेस आ रहा है ना, वही मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दर्शा दूँ कि यार ये इतना स्पेस मुझे चाहिए किसी भी इंटरवल पे। ठीक है, जैसे इस इंटरवल लेट से ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो मुझे दिख रहा है, मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम स्पेस रिक्वायर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको मैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में दर्शा दूंगा। तो मैंने क्या बोला कि ये इतना स्पेस जो है ये मैक्सिमम है, इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में दर्शा दो, और बस आपका आंसर आ गया इस प्रकार। सो लेट्स से हम सबसे पहले फैक्टोरियल वाला कोड ही उठा लेते हैं। फैक्टोरियल वाले कोड की बात कर लेते हैं कि यार फैक्टोरियल वाले कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दो कितनी होने वाली है और कैसे निकलने वाली है। हम जाते हैं दोबारा यहाँ पे हमारे रिकर्जन डे 1 पे, यहाँ पे जाके फैक्टोरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कोड कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि यार ये मेरा बेस केस है, ये मैंने एक वेरिएबल बना रखा है, 2 वेरिएबल बना रखे हैं, इनके द्वारा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैंने स्पेस के नाम पे ये 2 वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, और यहाँ पर मेरा कुछ कॉन्स्टेंट स्पेस, 2 वेरिएबल तो बनाए हैं, कुछ कॉन्स्टेंट स्पेस ले रहा होगा। तो मैंने क्या बोला कि लेट्स से मैंने 5 का फैक्टोरियल निकाला, तो क्या हुआ होगा, पहले 5 के लिए कॉल गई होगी, फिर 5 के लिए 4 पे कॉल गई होगी, फिर 4 के लिए 3 पे कॉल गई होगी, 3 के लिए 2 पे कॉल गई होगी, 2 के लिए 1 पे कॉल गई होगी, फिर 1 ने आंसर 1 रिटर्न किया होगा, फिर इसने 1 स्टार 2 रिटर्न किया होगा, फिर इसने 6 रिटर्न किया होगा, इसने 24 रिटर्न किया होगा, और इसने फिर 120 रिटर्न किया होगा। इस प्रकार से गेम चल रही होगी। मैंने क्या बोला, हर एक फंक्शन ने ये वाले 2 वेरिएबल तो बनाए होंगे, स्मॉलर प्रॉब्लम बिगर प्रॉब्लम, इस कोड के हिसाब से।
ठीक है। तो आपको देखा कुछ कांस्टेंट स्पेस तो इन्होंने लिया हुआ है, कुछ के कांस्टेंट स्पेस इन्होंने लिया हुआ है। तो हमें रिकर्सिव कॉल स्टैक याद है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रिकर्सिव कॉल स्टैक बना दिया। फंक्शन कॉल स्टैक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ा होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मेन तो पढ़ा ही होगा कि यार मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन इस फैक्टोरियल वाले फंक्शन कॉल किया होगा, सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल आई होगी, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5। फिर उस फैक्टोरियल ऑफ 5 ने 4 को कॉल किया होगा, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 4। ऐसे ही यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 3, ऐसे ही यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 2, ऐसे यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 1 तक हम पहुँच गए। तुम्हारा बेस केस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो इस कॉल स्टैक में इसने कुछ स्पेस ले रखा है के, 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 इसने कुछ स्पेस ले रखा है के। तो ये सारा का सारा स्पेस जो है वो एड अप हो जाएगा दोस्त, ये सारा का सारा स्पेस एड अप हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ n निकाल रहा होता तो यहाँ पे n होता या n-1 होता, यहाँ n-2 होता से लेके 1 तक होता टोटल, यानी कितनी फंक्शन वेट कर रहे होते स्टैक के अंदर, टोटल n फंक्शन कॉल्स होती। तो इन शॉर्ट मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आ गई, k मल्टीप्लाई n आ गई। मैंने बोला कांस्टेंट है दोस्त, इसको ज़्यादा टेंशन मत ले। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, बिग O ऑफ n आ गई। किसके लिए, फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम के लिए। तो अगर हम ध्यान से इसको ऊपर से देखें कोड को तो हम बोलते हैं यार तो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। मैंने पूछता क्यों, आप बोलते भाई 2 वेरिएबल बनाए हैं इसलिए। पर अगर हम इन डेप्थ जाके फंक्शन कॉल स्टैक में देखें तो 5 आया। अब 5 तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक ऊपर से सारे फंक्शन क्लियर नहीं हो जाते, 4 3 2 1। ऐसे 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया। जब ये पाँचों फंक्शन यहाँ पड़े हुए हैं, जब ये पाँचों के पाँचों यहाँ पड़े हुए हैं, इन सब ने के मेमोरी तो ले ही रखी है। अगर यहाँ पे सेम फैक्टर ऑफ n निकाला होता तो n फंक्शन कॉल होती और सबने के ली होती, तो n इंटू के आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। के जो है वो कॉन्स्टेंट नेगलेक्ट कर सकते हो, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आ गई। समझ में आई ये चीज़, समझ में आई, बहुत बढ़िया। सेम इसी प्रकार अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसका नाम है बाइनरी सर्च। आपके सामने यहाँ पे कोड हमने खोल दिया, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है भाई, मुझे क्या पता है, लेट से मैंने अगर किसी एरे के लिए कॉल मारी, इसका साइज़ n है, तो मुझे पता है n के लिए कॉल जाएगी, फिर n/2 साइज़ के लिए कॉल जाएगी, फिर n/4 साइज़ के लिए कॉल जाएगी, ऐसे करते करते 1 तक कॉल जाएगी, ठीक है। मुझे क्या पता है ये पूरी जो डेप्थ है, ये रिकर्जन डेप्थ को हम क्या बोलेंगे, log n। हमने निकाला था ना कि ये पूरी डेप्थ जो है वो a टाइम्स है, फिर n/2 की पावर a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू log ऑफ n हो गया, है ना। ये रिकर्जन डेप्थ हो गया, ठीक है। तो ये आपके रिकर्जन ट्री बेसिकली इस साइज़ के लिए था, फिर इस साइज़ के लिए, फिर इस साइज़ के लिए, और यहाँ पे आप रुक गए, तो आपके रिकर्जन डेप्थ इसको हम कह देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यार सबसे पहले क्या हुआ होगा, फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर मेन फंक्शन पड़ा ही होगा, इसको थोड़ी कंसिडर करना है हमें, ये तो मेन फंक्शन है, हमें तो अपने फंक्शन को जो बाइनरी सर्च वाला उसको कंसिडर करना है। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च कॉल हुआ होगा n साइज़ के एरे के लिए, ठीक है। फिर कॉल हुआ होगा n/2 साइज़ के एरे के लिए, ठीक है। फिर कॉल हुआ होगा n/4 साइज़ के एरे के लिए। ऐसे कब तक, जब तक 1 साइज़ का एरे नहीं आ जाता। बहुत बढ़िया, ऐसे कुछ हुआ होगा। अब हमें देखना है कि पहला वाला फंक्शन जो है, मतलब एक सिंगल फंक्शन कॉल कितनी मेमोरी ले रही है। ध्यान से अगर देखें तो एक मिड है, एक मिड क्रिएट कर लिया हमने, और इसके अलावा तो हम कोई भी मेमोरी ले नहीं रहे हैं, इसके अलावा कोई मेमोरी ले नहीं रहे। तो मैंने बोला कि यार एक कांस्टेंट स्पेस ले रही है, कुछ एक कांस्टेंट स्पेस ले रही है के, सेम उसी प्रकार सब ले रहे हैं के, ठीक है। और ये कितनी फंक्शन कॉल है, ये ए फंक्शन कॉल है, ए टाइम्स ए की वैल्यू क्या है, log n है। तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, के मल्टीप्लाई log n, यानी कि बिग O ऑफ log n। इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, कांस्टेंट है। तो आपने बाइनरी सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड एल्गोरिथम पे। जैसे हमने उस ऊपर देखिए अभी मर्ज सॉर्ट की बात कर लेते हैं। अब हम आगे मर्ज सॉर्ट के ऊपर, मैंने फिर दोबारा मर्ज सॉर्ट का एक बार फंक्शन खोल लिया। ये था हमारा डे 5 पे, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली गेम देखनी है एक बार कि हमने यहाँ पे कितना स्पेस एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यार मर्ज सॉर्ट में क्या होता था कि हमारा एक एरे होता था जो कि बेसिकली 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता था। इन दोनों हाफ को हम रिकर्जन से सॉर्ट करते थे, फिर हम इन दोनों को क्या करते थे, मर्ज कर देते थे एक नए एरे के अंदर। ये एक न्यू एरे था, ठीक है। और फिर इस न्यू एरे का जो मर्ज कंटेंट है उसको इसमें हम कॉपी कर देते थे। हमने ऊपर जस्ट देखा इस चीज़ को भी, है ना, ऐसा कुछ करते थे हम। तो अगर मुझे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, मैं कैसे निकालूंगा। मुझे क्या पता है कि ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ कॉल हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये भी कॉल हो गया और ये भी कॉल हो गया, ये इम्पॉसिबल है। पहले ये वाला कॉल हुआ होगा, उसके बाद ये वाला कॉल हुआ होगा, है ना। पहले ये कॉल हुआ, फिर ये वापस आया, फिर ये कॉल हुआ, फिर ये वापस आया, ऐसे करके ये कॉल हुआ होगा। अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो सबसे पहले ये आपका एक एरे था स्टार्टिंग में, इसने इसके लेफ्ट हाफ में कॉल मारी, ये शॉर्ट हो गया,
ये वापस आ गया, फिर राइट वाले हाफ में कॉल गई, ये सॉर्ट हो गया, ये वापस आ गया, फिर उसके बाद जो है आपने एक नया एरे बनाया, उसमें इन दोनों हाफ्स को मर्ज कर दिया और फिर इसको पूरे ओरिजिनल एरे में कॉपी कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ चल रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, पूरा समझ में नहीं आया, मैंने बोला कोई बात नहीं अभी आ जाएगा, नॉर्मल है। चलो अब हमने क्या किया, ध्यान से एक बार देखते हैं कि सबसे पहले n साइज के लिए कॉल गई होगी, फिर यहाँ n/2 साइज के लिए कॉल गई है, यहाँ पे भी n/2 साइज के लिए कॉल गई है, फिर यहाँ n/4 साइज के लिए कॉल गई, यहाँ भी n/4, यहाँ भी n/4, यहाँ भी n/4। ऐसे कब तक चलता रहेगा? जब तक आपका सिंगल साइज नहीं हो जाता, है ना, ऐसा तब तक जब तक वन साइज नहीं होता। वन के बाद तो मर्ज करना आसानी होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में फ़र्क है यार। कैसे कि हमने बाइनरी सर्च देखा तो वहाँ पे यार सिर्फ आपके फंक्शन कॉल के अंदर वो एक सिंपल कांस्टेंट स्पेस एक जा रही थी, आपने कोई एक्स्ट्रा कोई वेक्टर एरे क्रिएट नहीं किया था। सेम इसी प्रकार फैक्टोरियल में सेम था, एक फंक्शन कॉल के कुछ कांस्टेंट स्पेस था, उसका आप काम कर रहे थे। यहाँ पे दो चीज़ें यार मर्ज सॉर्ट के अंदर कि आपकी, अगर मैं फंक्शन दिखाऊँ तो यहाँ पे आपने कुछ एक के कांस्टेंट स्पेस तो ले ही रखा है, तो फंक्शन कॉल स्टैक वाली गेम तो हम यहाँ पे खेलेंगे ही यार। पहली चीज़ के मेन, फिर आपके n साइज के लिए कॉल गई होगी के स्पेस के साथ, n/2 के लिए कॉल गई होगी के स्पेस के साथ, ऐसे करते करते जब तक आपका वन साइज के लिए कॉल नहीं जाती के स्पेस के साथ, तब तक आपकी चीज़ें चलने वाली है। ठीक है, तो रिकर्जन डेप्थ की अगर बात करें तो ये क्या होगा, n/2 n/4 से लेके 1 तक। मुझे पता है कि ये पूरी डेप्थ को मैं क्या बोलता हूँ, log n बोलता हूँ। ठीक है, तो एक स्पेस वाला कंपोनेंट तो मुझे समझ में आ गया कि यार एक स्पेस वाला कंपोनेंट क्या है, ये क्या है, के आ रहा है कितनी बार, log n बार, तो के log n मेरा एक कंपोनेंट तो आ ही गया। बहुत बढ़िया, ये रिकर्जन डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट से हमारा आ गया। सेकंड मुझे क्या पता था, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे मैं न्यू एरे बनाते हैं, ये बताया था, यहाँ पे एक न्यू एरे कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जो नया एरे आप ये क्रिएट कर रहे हो कोड वाइज, अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो, एक आपने यहाँ पे क्रिएट किया ना लेफ्ट और राइट के लिए, तो जो न्यू एरे आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे भी स्पेस आपने लिया यार, यहाँ पे भी आपने स्पेस लिया है, तो इस स्पेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, इस स्पेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। चलो अब ये कितना स्पेस है भैया, ये समझा दो एक बार, कितना स्पेस है। अगर हम ध्यान से देखें, दोबारा कॉल पे जाएं कि यार पहले हमारा n साइज के लिए कॉल गई, ठीक है, फिर हमने बोला कि पहले n/2 वाला पार्ट सॉर्ट करके लाओ, फिर हमने बोला कि यार n/4 वाला पार्ट सॉर्ट करके लाओ, फिर हमने क्या बोला कि 1 वाला पार्ट सॉर्ट करके लाओ। यहाँ से हम वापस आ गए, लेट से हम n/4 वाली कॉल पे आ गए। तो जब हम इस n/4 वाले साइज को सॉर्ट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने एक n/4 साइज का न्यू एरे बनाया होगा, है ना, है ना। फिर जब हमने इसको सॉर्ट कर लिया, यहाँ वापस जाएंगे, पीछे जाएंगे, रिटर्न करेंगे, तो ये हमने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। कैसे पता लगा भैया डिस्ट्रॉय कर दिया, नीचे देखो ये करा हुआ। तो हमने जो भी साइज के लिए सॉर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने वो एरे क्रिएट किया था, जैसे ही हमारा ये सॉर्टिंग वाला काम यहाँ पूरा हो जाता था हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे एडअप नहीं होने वाला। तो हम यहाँ से ऊपर गए तो ये हमने ऊपर जाने से पहले इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। सेम n/2 साइज पे आए, यहाँ पे हमने क्या किया होगा, एक n/2 साइज का न्यू एरे बनाया होगा। ठीक है, फिर हमने उसको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने, उसके बाद हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर हम ऊपर चले गए। अब हम n साइज पे आ गए, यहाँ पे हमने क्या किया होगा, हमने यहाँ पे n साइज का एक एरे बनाया होगा न्यू, उसको हमने क्या बोला कि हमने इस लॉजिक के द्वारा मर्ज कर दिया, इस लॉजिक के द्वारा मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाला लॉजिक लगा दिया और फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर हम वापस चले गए। मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी ग्राफ की अगर हम बात करें स्पेस वाले में, तो जो भी मैक्सिमम होगा मैं उसको कंसिडर कर लूँगा। यहाँ मेरा n/4 साइज लिया गया था, यहाँ मेरा n/2 साइज लिया गया था, यहाँ मेरा n साइज लिया गया था। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, तो इन शॉर्ट ये मेरा n वाली चीज़ को मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ, n। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, k log n प्लस n। मैंने क्या बोला कि यार ये तो k है और log n तो n के सामने बहुत छोटा होता था, इस पूरी टर्म को नेगलेक्ट कर सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि n तो बड़ा है भाई log n से, n तो बड़ा है भाई log n से। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, O ऑफ n आ गई इन केस ऑफ रिकर्सिव मर्ज सॉर्ट। भैया ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई कैसे हुआ। मैंने बोला आ जाओ इधर, अगर आपके n की वैल्यू 1024 है तो देखो क्या होता, अगर आपकी मान लो n की वैल्यू 1024 है तो क्या होगा, log n क्या आएगा उस केस में, 10 आ जाएगा। है कंपेरेबल, खुद ही बताओ, ये है 1024 और log n क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कंपेरेबल लगता है कहीं से, नहीं लगता ना, इसलिए मैं इसको नेगलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इन शॉर्ट मेरी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट O ऑफ n आ गई। ठीक है, यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट थे यार,
एक तो मेरे फंक्शन कॉल स्टैक वाले कंपोनेंट थे, है ना, ये फंक्शन कॉल स्टैक वाले कंपोनेंट, जहाँ मैंने बेसिकली अपनी रिकर्जन डेप्थ निकाल ली बस रिकर्जन ट्री से, कि मेरी रिकर्जन डेप्थ जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगी, n है, n/2 है, n/4 है, ये क्या होती है मुझे पता है, log ऑफ n होती है, तो log ऑफ n को मैंने k से मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ मेरा k log n आंसर आ गया। सेकंड क्या हुआ, मैं हर k से मैंने आपको बताया था कि न्यू एरे क्रिएट कर रहा होता हूँ, ये न्यू एरे को मैंने यहाँ पे रिकर्जन ट्री में देख लिया यार, कि ऐसे करता हूँ, फिर डिस्ट्रॉय करता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ, फिर क्रिएट करता हूँ, डिस्ट्रॉय करता हूँ, वापस चले जाता हूँ, है ना, ऐसा कुछ कुछ। तो इसमें जो मैक्सिमम होगा वो मैंने कंसिडर कर लिया, मैक्सिमम था n, तो n को मैंने यहाँ पर रख लिया। मुझे पता है कि n जो है वो बहुत बड़ा होता है k log n से, तो मैंने इसको नेगलेक्ट करके O ऑफ n मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी मर्ज सॉर्ट की, ठीक है, ये भी आपको अब तक क्लियर हो गई होगी। चौथा फिब वाला पार्ट, कि भैया फिब वाला समझाओ, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज बता दो भैया। मैंने बोला ठीक है दोस्त, चलो हमें क्या पता है फिबोनाची सीरीज में, लेट से मुझे 5 के लिए कुछ निकालना, तो क्या होता, 4 3 के लिए कॉल जाती, ये फिर यहाँ पे 3 और 2 के लिए कॉल जाती, यहाँ पे 2 और 1 के लिए कॉल जाती, यहाँ 2 और 1 के लिए कॉल जाती, 2 के लिए 1 और 0 में कॉल जाती, यहाँ 1 और 0 में कॉल जाती, और यहाँ पे 0 में कॉल जाती, नहीं तो भाई इसके यहाँ कुछ जाएगा नहीं यार, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 और 0 में कॉल जाती। बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ कुछ हमारा रिकर्जन ट्री बनता, ऐसा कुछ कुछ हमारा रिकर्जन ट्री बनता, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला, असलियत में क्या होता, 5 के लिए कॉल गई, फिर 4 के लिए कॉल जाती, फिर 3 के लिए कॉल जाती, अच्छे से बनाते हैं इसको, 5 के लिए कॉल गई, फिर 4 के लिए कॉल जाती, फिर 3 के लिए कॉल जाती, फिर 2 के लिए कॉल जाती, फिर 1 के लिए कॉल जाती। ये मेरी रिकर्जन डेप्थ हो गई, यहाँ से अगर देखें तो ये मेरी रिकर्जन डेप्थ हो गई, ये मेरी रिकर्जन की डेप्थ हो गई। फिर क्या होता, 1 से कॉल वापस आती, फिर यहाँ जाती, ठीक है, फिर यहाँ से कॉल वापस आती, फिर यहाँ जाती, फिर यहाँ से कॉल जाती, फिर यहाँ वापस आती, फिर यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती, फिर यहाँ, फिर वापस, फिर ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ जाती कॉल, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ वापस, और फिर यहाँ से वापस। इस प्रकार आपकी कॉल चलती। फिर हम ध्यान से देखिए, सबसे लंबा पाथ क्या होता है इस केस के अंदर, ये वाला पार्ट, ये वाला आपका पार्ट हमेशा लंबे होने वाला, हमेशा लंबे होने वाला है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये वाले पार्ट की जो लेंथ होगी, रिकर्जन डेप्थ होगी, n होगी, और ये वाले पार्ट की n/2 होगी। मैक्सिमम क्या आ रही है किसी भी केस के अंदर, ये वाली लेंथ मैक्सिमम आ रही है, जिसको हमने क्या बोला कि वो n के इक्वल है। तो अगर मैं फंक्शन कॉल स्टैक बना दूँ, तो पहले आपका मेन कॉल हुआ होगा, फिर 5 के लिए कॉल गई होगी, 4 के लिए गई होगी, 3 के लिए गई होगी, ऐसे करते करते 1 तक गई होगी। और ये हर कोई जो है कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, कांस्टेंट के स्पेस ले रहा है ना। और अगर हर कोई कांस्टेंट के स्पेस ले रहा है और टोटल कॉल जो है वो कितनी है, n है, तो आंसर क्या आ गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, n*k, दैट इज k को नेगलेक्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट है, O ऑफ n, बिग ऑफ n आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो हमने यहाँ पे फिर दोबारा वही 4 प्रोग्राम दोबारा डिस्कस कर लिए यार, फैक्टोरियल, उसके बाद हमने बाइनरी सर्च किया, फिर हमने मर्ज सॉर्ट किया, और फिर हमने फिबोनाची कर लिया, ठीक है। इसके केस में फिबोनाची केस में O ऑफ n आ गया, मर्ज सॉर्ट केस में भी O ऑफ n आ गया, बाइनरी सर्च केस में O ऑफ log n आ गया, फैक्टोरियल केस में O ऑफ n आ गया। ये चारों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल ली। होमवर्क क्या भैया, मैंने बोला जितने भी क्वेश्चन हमने रिकर्जन में अब तक किए हैं 10 डे सीरीज के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालनी है। साथ ही साथ ये कोड स्टूडियो का आपको एक पेज नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड में, यहाँ पर जाना है और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं। इन शॉर्ट, आपको अब तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आ जानी चाहिए, बोथ फॉर आइटरेटिव प्रोग्राम्स एंड रिकर्सिव प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए, होमवर्क करोगे तो और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हमने ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं, इसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश की। हमें 2 चीज़ें अब तक आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केस में, हम वो एक्सप्रेशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम रिकर्जन ट्री के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हमने सीख ली है। स्पेस के केस में मुझे क्या पता है कि यार मेरा रिकर्जन डेप्थ काम आने वाला, रिकर्जन डेप्थ के द्वारा मैं आंसर निकाल सकता हूँ, और देख लूँगा कि और एक्स्ट्रा एडिशनल स्पेस कैसे मैं एलोकेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके द्वारा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में यार, और मुझे बताना कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि अच्छी लगी है, बेकार लगी तो बता के जाना बेकार लगी है, मज़ा आया तो बोला मज़ा आ गया भैया। तो शुरू में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टाइम क्या हो रहा है दिखा देता हूँ एक बार, दिखावा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2:23। तो रात को शूट करते हैं यार हम, और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए